मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें टैली के क्लास में मैंने पहले क्लास का वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों ने टैली के इंट्रोडक्शंस के बारे में देखा। और मैं टैली से संबंधित जो टैली ओपन करते हैं विदाउट कंपनी क्रिएट किए हुए, यानी कंपनी क्रिएट होने से पहले की जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो स्क्रीन दिखाई देती है, आप लोगों को ये सारी स्क्रीन आपके ठीक सामने पड़ी हुई है। ये फर्स्ट डे क्लास की है, ये टैली क्लास की, टैली प्राइम। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये टैली क्लास के फर्स्ट स्क्रीन की आपका फिगर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स बताया था, कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, हर एक ऑप्शन को मैंने डिक्लेयर किया था और सेटिस्फाई कराया था। आज मैं इसमें एक छूटा था यहाँ पे बटन बार, जिसमें हॉरिजॉन्टल बटन बार है, इसके बारे में मैं डिटेल से नहीं समझा पाया था, मैंने छोड़ कर रखा था, होल्ड कर रखा था कि मैं इसको अगले दिन समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में दोबारा से इस ऑप्शन को मैं क्लियर करूंगा, समझाना चाहूंगा, आपको बेहतर चीजें से इसे समझ में आ जाए। आशा करता हूं कल की वीडियो जो आप लोग को बेटर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और आज की जो वीडियो है भी काफी इंटरेस्टिंग होगी आपकी, जिसमें टैली में काम करने वाले अकाउंटेंट को काफी सहायक होगी। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है बटन बार में प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है अपने डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट को कैसे प्रिंट किया जाता है टैली के अंतर्गत। तो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक एनालिसिस, रिपोर्ट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपका कोई सीनियर आपसे बोलता है कि हमें डे बुक का रिपोर्ट चाहिए, बैलेंस शीट का रिपोर्ट चाहिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का रिपोर्ट चाहिए, इसके अलावा कोई भी यदि रिपोर्ट्स आपको टैली से निकालना है तो हम प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑप्शन के अंतर्गत जब भी किसी प्रकार के डेटा को, जैसे बैलेंस शीट हो, कोई रिपोर्ट्स हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, या कोई भी आपके पास स्टॉक एनालिसिस हो, स्टॉक रिपोर्ट्स हो, पेरोल रिपोर्ट्स हो, या इन्वेंटरी रिपोर्ट्स हो, या आपका अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हो, उस रिपोर्ट्स के यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे मेल पे एक्सपोर्ट करें या डॉक्यूमेंट पीडीएफ में एक्सपोर्ट करें, तो इसके लिए हम यहां से एक्सपोर्ट बटन का इस्तेमाल कर हम अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन है इसका ईमेल। ईमेल की सहायता से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जैसे किसी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर के पास या अन्य क्लाइंट्स के पास अपने डॉक्यूमेंट्स के, या किसी सीनियर्स के पास, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट है, कैशियर है, सीनियर उसका है, मैनेजर्स, सीईओ, व अन्य सीनियर्स या कोई भी हो जो आपसे रिपोर्ट्स मांगते हैं कि हमें आप अपने बैलेंस शीट्स का डेटा भेजो, तो हम उसको प्रिंट करके उसको हम भेज सकते हैं। शीट, स्टॉक एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस, अन्य सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो का जो रिपोर्ट्स है उन्हें आप मेल कर सकते हैं, मेल के माध्यम से, यानी कि ईमेल के माध्यम से उनको हम मेल भेज सकते हैं। बिल्कुल भी आसानी से बिल्कुल मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ईमेल बटन का इस्तेमाल करके याद दिया है अपलोड। अपलोड की सहायता से हम जो भी बैलेंस शीट होती है, जो भी मतलब टैली अकाउंटिंग के अंतर्गत, चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो, इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो, और या पेरोल से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो, चाहे वो ट्रांजेक्शनल हो, अकाउंट से रिलेटेड हो, या इनफ्लो आउटफ्लो से रिलेटेड हो, उस रिपोर्ट्स को आप अपने वेबसाइट पे चाहे तो उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये डाटा रिपोर्ट अपलोड करने का तात्पर्य यह है कि कुछ चीजें जो होती है पब्लिश करने योग्य होती हैं, तो कंपनी अपनी क्लियरिटी शो करने के लिए वो डेटा को वेबसाइट पे अपलोड कर देती है, ताकि कोई भी इस कंपनी के डेटा क्लियरिटी को समझने के लिए उस चीज को देख सके, समझ सके कि उसको हम कैसे जस्टिफाइड करें कि वो कंपनी बेटर है, सही है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, कंपनी अपने डेटा को अपलोड भी करती है। यहां से जी दिया है, जी से यानी कि लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सब लोग समझते हैं कि लैंग्वेज का मतलब भाषा ही होता है। टैली में दो प्रकार से लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। बेसिक तौर पे वर्क के हिसाब से, या रिपोर्ट शो करने के हिसाब से, या ट्रांजेक्शनल या अकाउंट ओपन करने के हिसाब से। रिटेन एंड डिस्प्लेड,
दो लैंग्वेज होते हैं, एक लिखने के लैंग्वेज होते हैं और एक डेटा डिस्प्ले करने के लैंग्वेज होते हैं। टैली में दो लैंग्वेज होते हैं। इसमें जो पहला है लैंग्वेज, इसमें आपके रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, टैली का जो शो ऑफ होता है, जो आपको दिखावा होता है, जो आपका डिस्प्ले होता है, वो बैलेंस शीट किस लैंग्वेज में, मतलब वो आपका जो टैली है किस लैंग्वेज में ओपन हो रही है। जैसे हिंदी में शो करना चाहते तो बिल्कुल भी हिंदी में शो कर सकते हैं, इंग्लिश में शो करना चाहे तो इंग्लिश में शो कर सकते हैं, मराठी में शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है। आप अन्य और लैंग्वेज जैसे उर्दू हो गया, अरबी हो गया, स्पेनिश हो गया, अन्य 22 लैंग्वेज टैली के अंतर्गत आती है। कितने लैंग्वेज आते हैं? 22 लैंग्वेज आते हैं। उन 22 लैंग्वेज में टैली को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और इतने लैंग्वेज में कंपनी टैली जो है सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट होकर हर एक लैंग्वेज में, हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। जैसे हम लोग का जो राष्ट्र है, टैली जो सॉफ्टवेयर होता है ये कई भाषा में मतलब ट्रांसलेट किया गया है, अवेलेबल कराया गया है यूजर्स के लिए, जो यूजर उसमें इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे शो करने के लैंग्वेज को यहां से हम चेंज कर सकते हैं। टैली का डिस्प्ले लैंग्वेज यहां से हम चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट? अब देखिए यहां से है कीबोर्ड लैंग्वेज। अब कोई हम लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश हमने सेव कर रखा है तो इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन चाहे तो उस लेजर्स को हिंदी में भी टाइप करके क्रिएट कर सकते हैं। अब हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे तो हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश लिखेगा, उर्दू कर देंगे तो उर्दू में लिखेगा, अरबी कर देंगे तो अरबी में लिखेगा, मराठी करेंगे तो मराठी में लिखेगा, गुजराती कर देंगे गुजराती में लिखेगा। जिस लैंग्वेज में हम सिलेक्ट कर लेंगे उस लैंग्वेज में हमारा लेजर्स, स्टॉक आइटम, वाउचर्स व अन्य रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि कीबोर्ड की लैंग्वेज की सहायता से, यानी कि जो लिखने की, जो राइटिंग की लैंग्वेज है वो हम कीबोर्ड से चेंज कर सकते हैं। डाउट क्लियर हो गया? ये होता है शो ऑफ की लैंग्वेज, जो डिस्प्ले लैंग्वेज है, और ये राइटिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल सेंटर दिया है, जो आप कोई भी कंट्रोल सेंटर, यानी कि आप जो सर्वर्स पे काम कर रहे हो, लीगल वर्क कर रहे हो, तो उस वक्त आपको इसका सहायता लेना पड़ता है, ले सकते हैं। अब यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट दिया है, सपोर्ट की सहायता से हम कंपनी के अंदर कोई भी सपोर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऑनलाइन ये काम करेगा। यहां से है हेल्प, हेल्प की सहायता से हम कोई भी अकाउंटिंग में हम हेल्प लेना चाहते हैं, किसी के बारे में, किसका क्या कैसे उसमें गणनाएं होती है, कैसे उसका कार्य किया जाता है, किसी प्रकार से, मान लीजिए बजट पे कैसे काम करना है, अकाउंटिंग पे कैसे काम करना है, करेंसीज पे कैसे काम करना है, बाउचर्स पे कैसे काम करना है, जनरल बाउचर्स पे कैसे काम करना है, तमाम जो कंपोनेंट्स दिए हुए टैली के, उनके प्रति आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं। ये सारा डिटेल्स रहा आपका हॉरिजॉन्टल बटन बार। इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल बटन बार। ऊपर वाली पट्टी को मैंने क्या बताया था? इसको क्या बताया था? इसको मैंने क्या बताया था? कंपनी इन्फो। इसको मैंने क्या बताया डिटेल्स को? कंपनी इंफॉर्मेशन एरिया। ये प्रॉपर्टीज बार इसको बोलते हैं। ठीक है। ये कौन सी शॉर्टकट की है? टैली की मास्टर की, कंट्रोल प्लस एम। ये कौन सी है? कैलकुलेटर की शॉर्टकट की। अब यहां पे हमें लग रहा है कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ये टैली का गेटवे है, क्या गेटवे है। अब हम आपको लेके चलते हैं टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं और कंपनी को क्रिएट किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहां पे जब टैली को जब क्रिएट करना होता है तो हम कंपनी इन्फो बॉक्स पे आते हैं। ये बाय डिफॉल्ट यहां शो करता है क्योंकि पहले से कोई कंपनी बनी नहीं है, ओपन नहीं है। अब यहां पे हालांकि मैंने एग्जांपल में बताया था आप लोग, यहाँ पे डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, और यहाँ पे रामजन्म घोषी, और यहाँ पे आईटी लर्न भी, मैंने ये कंपनी क्रिएट करके दिखाया था आपको। तो यहाँ पे जो है अब हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी कौन सी क्रिएट करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एड्रेस लिख देंगे बरनवाल सदन घोषी। तो यहाँ पे इस कंपनी को हम क्रिएट करेंगे। अब कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे? जब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तब एक नई स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसे क्रिएट करना होगा। अब इसके बारे में हम आपको क्रिएट करने का ढंग सिखाएंगे, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है।
चलिए हम लेकर चलते हैं आप लोगों को टैली क्रिएशन स्क्रीन पे, और बिल्कुल भी हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर हो आपको तो बिल्कुल भी क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को, हर एक फील्ड को हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएशन स्क्रीन के सामने ठीक आ चुका हूं। ये आपके सामने स्क्रीन है जिसमें हमने पूरा फिगर बना लिया है, और इसके बारे में अब हम आपको पॉइंट टू बी पॉइंट समझाएंगे। बेहतर तरीके से आप लोग समझिएगा, एक भी पॉइंट छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ही क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी का इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, जो इस प्रकार से आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें एक मैंने बटन बार को नहीं बनाया, हॉरिजॉन्टल बटन बार नहीं बनाया है क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से दिखे मैं इसके लिए बनाया हूं, ठीक है। यहाँ पे पहला है कंपनी क्रिएशन। क्या है? कंपनी क्रिएशन। ये दिया है मास्टर मेन्यू पे, यहाँ पे Ctrl+M मास्टर की, सबको समझ में आता है, ठीक। अब यहां पे ये दिख रहा है आपको, पहला है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का तात्पर्य क्या है भाई? डायरेक्टरी जो होता है कंपनी में उस ड्राइव को इंडिकेट करता है जिसमें हमारी टैली इंस्टॉल की गई, जिस ड्राइव में हमारी टैली स्टोर की गई है उस ड्राइव को इंडिकेट करता है। यहां पे आप देख रहे हैं डायरेक्टरी सी कॉलन, ये क्या लिखा है? कॉलन, सी कॉलन, यहां पे बैकस्लेश टैली .erp9 बैकस्लेश डेटा। यहां पे दिया है सी ड्राइव में हमारी टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर के लोड हुई है, ठीक है, और उसमें एक फोल्डर है tally.erp9 के नाम से फोल्डर है। उसके अंतर्गत एक डेटा नाम का फोल्डर है, उसमें हमारी ये जो कंपनी हम क्रिएट करेंगे, जो कंपनी है डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पे हमने कंपनी का नाम दिया डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पे कंपनी का नाम दिया, तो ये जो हमारी कंपनी है ये कहां सेव हो रही है? डेटा नाम के फोल्डर में सेव हो रही है। कहां सेव हो रही है? डेटा नाम के फोल्डर में सेव हो रही है। ये लोकेशन है डेटा नाम के फोल्डर में, ठीक है। ये पाथ दिखा रहा है डायरेक्टरी जिसमें हमारी टैली इंस्टॉल है, उसी में हमारी टैली द्वारा क्रिएट की गई फाइल वो जो यहाँ पे टैली ERP9 हमें डेटा नाम का फोल्डर उसमें शो करेगा, ठीक है। इसके बारे में समझ में आ गया ना? अब देखो यहां पे नेम फील्ड दिया हुआ, नेम फील्ड में हम क्या करते हैं? डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। यहां पे मैंने संस्था का नाम दिया है, जैसे इस संस्था को किस नाम से लोग जानते हैं? डायमंड कंप्यूटर। किस नाम जानते हैं? डायमंड कंप्यूटर। यानी कोई भी होगा, किसी से अगर पूछेंगे कि भाई कहां पढ़ रहे हो? डायमंड कंप्यूटर में पढ़ते हैं, डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेंटर जो नाम है, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये लोग ज्यादा लॉन्ग नेम नहीं लेते हैं। पर डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं, डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कोई भी पूछे था क्या बोलते हैं? डायमंड कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पे डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने वो नाम दिया है जिस नाम से हमारी कंपनी या हमारा इंस्टीट्यूट पॉपुलर है, पॉपुलेशन में, यानी कि लोग उसे जानते हैं, पब्लिश है, जिस नाम से लोग इसे विख्यात रूप में जानते हैं कि यहाँ पे डायमंड कंप्यूटर के नाम की एक संस्था है। जाएंगे तो मऊ जनपद में घोसी में मझवरा मोड़ के पास में डायमंड कंप्यूटर नाम की एक ही संस्था है, और पूरे घोसी में एक ही डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक संस्था है, दूसरी कोई संस्था नहीं है। किसी से भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे है डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या मैंने बताया? पॉपुलर नाम बताया, इस नाम से विख्यात है, इस नाम से लोग इसे जानते हैं, सिर्फ बुलाते हैं इस नाम से। कोई अगर पूछे कि कहां पढ़ते हो, कहां जा रहे हो? डायमंड कंप्यूटर जा रहे हैं, डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, डायमंड कंप्यूटर सेंटर जा रहे हैं, है ना। तो ये बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि डायमंड कंप्यूटर, इस नाम से लोग उसे जानते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट का मैं एक नाम ले लूं, जो एक नाम होगा जो डॉक्यूमेंट्री नाम होगा, जो स्कूल में चल रहा होगा, और एक वो नाम होता है मुंह बोला नाम, गांव में लोग बुलाते हैं, बड़े प्यार से बुलाते हैं, चिंटुआ मंटुआ बुलाते हैं ना, चिंकी मिंकी बुलाते हैं, तमाम प्रकार से कुछ ऐसे
यूनिक नेम होती है जो गांव में लोग बुलाते हैं, फलानिया चिनिया करके बुलाते हैं ना, तो वो जो नाम होता है वो एक प्रकार से पॉपुलर नाम होता है जो गांव में आपके नाम से जाने जाते हैं उस नाम से। लेकिन विद्यालय, ऑफिस, किसी भी जगह जब डॉक्यूमेंट्री नाम आता है तब आपका नाम कुछ और ही होता है ना। तो यहां पे नाम क्या हमने दिया, डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक, ये पॉपुलर नाम है मैंने दे दिया। इसके नीचे दिया मेलिंग्स एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब इस कंपनी से हम कैसे संपर्क करेंगे, इस इंस्टीट्यूट से कैसे संपर्क करेंगे, हमारे पास कम्युनिकेशन तो बेटर होना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट्री हम कैसे इसको ढूंढेंगे। यहां पे पहला दिया है मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में दिया है और एक नेम फील्ड दिया है। अब यहां पे मेलिंग नेम में इसका पूरा नाम टाइप करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री नेम होता है, जो रजिस्टर्ड नेम होता है उस नाम को कहां टाइप करते हैं, मेलिंग नेम में टाइप करते हैं। जैसे यहां पे रजिस्टर्ड नेम क्या हो गया, डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने क्या डाल दिया, ये पूरा डिटेल इसका डाल दिया, जो पॉपुलेशन डॉक्यूमेंट्री नेम है, ये क्या नाम है, डॉक्यूमेंट्री नेम हमने डाल दिया। अब यहां पे एड्रेस क्या डालेंगे, जो एड्रेस है डालते हैं बरनवाल सदन घोसी मऊ, यूपी हमने कर दिया, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, बरनवाल सदन घोसी मऊ यूपी, हमने इसका लीगल एड्रेस डाल दिया। यहां पर कोई भी इन्हें ढूंढते हुए आएगा तो तुरंत यहां पे मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंट्री हमने नाम यहां पे डाल दिया। नेक्स्ट है स्टेटरी कंप्लेंस फॉर, स्टेटरी कंप्लेंस फॉर संवैधानिक रूप से हमारी कंपनी किस कंट्री में चल रही है, इंडिया में चल रही है। जिस कंट्री में चल रही होती है संवैधानिक रूप से, उस कंट्री का हम चयन करते हैं इस फील्ड के। कंपनी की लिस्ट खुल जाती है, जहां जहां कंपनी को चलाया जाता है, सार्क कंट्री आती है, संघ देश आते हैं, और उनमें से एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जहां पर हमारी कंपनी चल रही होती है। एनी डाउट। अब यहां पे इंडियन, इंडिया हमने सिलेक्ट किया, किस स्टेट में चलाई जा रही है, जितने भी स्टेट है इंडिया में, उनमें स्टेट में कौन सा स्टेट में चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। जैसे किसी भी स्टेट में चल रही हो, जो 29 राज्य हैं, उन राज्य में जिस भी स्टेट में चल रही हो हमारी कंपनी, उनमें से कोई एक स्टेट का चयन करेंगे, जैसे कि हमने किया है उत्तर प्रदेश, ठीक। इसके बाद पिन कोड दिया है, पिन कोड का मतलब जो पोस्टल कोड होता है, जो डाक कोड होता है, पोस्ट ऑफिस कोड होता है, उस कोड को इसमें टाइप करते हैं। हमने यहां पे टाइप किया 275105। अब यहां पे टेलीफोन नंबर, जो टेलीफोन नंबर होता है उस टेलीफोन नंबर को यहां पे इनपुट करते हैं। जैसे हमने यहां पे टाइप किया, ऐसे मैं क्रॉस कर देता हूं, ये पूरा कंटेक्ट इसमें टाइप कर दिया, ठीक है। यहां से ईमेल आईडी को इसमें इनपुट कर देंगे, जो भी ईमेल आईडी रहेगी, अब हमने ईमेल आईडी पूरा इसमें टाइप कर दिया। अब इस फील्ड को मैं कल समझाऊंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले। अब मैं इधर से लेके चलता हूं इस वाले फील्ड की तरफ। यहां पे कंपनी डिटेल्स पूछ रहा है, हमने कंट्री डिटेल डाल लिया, नेम डाल लिया, बात के बारे में समझा दिया, कंपनी का कम्युनिकेशन डिटेल्स हमने बता दिया आप लोगों को। अब यहां पे कंपनी डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स क्या है भाई, यहाँ पे करेंसी सिंबल, उस कंपनी में कौन सी करेंसी, कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इंडियन है तो आरएस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, रुपए का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम रुपए का सिंबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर रुपए का सिंबल, ये तो ओल्ड हो गया ना, अब ये इस प्रकार से आपका सिंबल आएगा, ठीक है। इसके बाद मेंटेन अकाउंट विथ इन्वेंट्री, मेंटेन में डालते हैं, अकाउंट विथ इन्वेंट्री सिलेक्ट करते हैं। इनमें दो आते हैं, एक आता है, देखिए मैं यहां पे कर देता हूं, एक होता है अकाउंट, दूसरा होता है
अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अकाउंट का देखिए इस पर को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अकाउंट का मतलब होता है सिर्फ कैश का लेन देन, सिर्फ खाते को ओपन करना, खाते से संबंधित सेलिंग परचेजिंग करना, किसी भी प्रकार की रियल अकाउंट्स का हिसाब किताब न रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो इसमें सिर्फ अकाउंट ओनली होगा, क्या होगा, सिर्फ कैश की अकाउंटिंग, कैश बेचना, कैश खरीदना, कैश भुगतान करना, उधारी खाता जो भी होता है ना, यही चीज सिर्फ कैश से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे अकाउंट विथ इन्वेंट्री, जब अकाउंट विथ इन्वेंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं तो कैश के साथ साथ सामान का भी हम विवरण रख सकते हैं, अर्थात अकाउंटिंग के साथ साथ हम रियल अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था टैली के अकाउंट के प्रकार बताया था ना उस दिन, उसी प्रकार से इसमें आपको यहाँ पे अकाउंटिंग और अकाउंट विथ इन्वेंट्री दो चीजें होती हैं, जिसमें एक में सिर्फ कैश का लेन देन होता है अकाउंट ओनली में, और अकाउंट विथ इन्वेंट्री के अंतर्गत हम कैश के साथ साथ सामान का भी विवरण रख सकते हैं। कोई डाउट आप लोगों को, क्लियर समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट कर रखा है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, क्योंकि हमें दोनों काम करना है, सामान का भी हिसाब किताब रखना है, खरीदना बेचना है, और यहाँ पे इन्वेंट्री को भी खरीदना बेचना, ये चीजें करनी है। अब यहाँ पे है फाइनेंशियल दिया है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भाई, कौन बताएगा? फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तेज बोलो। 1 अप्रैल, ठीक है, स्टार्टअप होता है 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। ये अगर सत्र चल रहा है 2025 का है तो इसका फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम कब रहेगा, 1 अप्रैल 2025, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, अब यहाँ बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये पार्ट इधर का है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये पार्ट इधर का है और ये पार्ट इधर का है। यहां पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम, बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या हो गया कि हमारी कंपनी कब से कार्यरत है, हमारी कंपनी किस डेट से काम करना प्रारंभ कर दी। अगर बुक फाइनेंशियल जो होता है, फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है, तो आपकी कंपनी जो है कब से कार्य करना प्रारंभ कर रही है। मानकर चलो कि 1 अप्रैल के बाद कोई भी तारीख हो सकती है, अप्रैल भी हो सकती है, मई का महीने में हो सकती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक में कोई भी डेट हो सकती है, जब कंपनी आपका स्टार्टअप पे हो। जैसे मान ली हमारी कंपनी, मार्च तो एंडिंग हो जाएगा ना, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारी कंपनी जो है अप्रैल में कार्य करना प्रारंभ कर रही है, या उसके अलावा मैं कोई और डेट ले लेता हूं, जैसे मान लिया हमारी कंपनी मई में कार्य करना प्रारंभ कर रही है, तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे 1 मई 2025। हमारी कंपनी कब से कार्य करना प्रारंभ कर रही है, 1 मई 2025, यानी कि बुक बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर से 1 महीने बाद स्टार्ट हो रही है। फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट हो रहा है उसके 1 महीने बाद से हमारा बुक बिगिनिंग यानी कंपनी कार्य प्रारंभ कर रही है, तो इसमें 1 साल 11 महीने में पूरी हो जाएगी। आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट होता है वो 31 मार्च ही होता है। क्या होता है, 31 मार्च 2026। आपको एक फिक्स डेट है ना, ये तो आगे पीछे नहीं होगा। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का भी आगे पीछे हो सकता है, और फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम भी अप्रैल माह ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बुक बिगिनिंग फ्रॉम जो आगे पीछे हो सकता है। अब यहां पे शेड्यूल ईयर फिक्स होने की वजह से आपका कंपनी ने मई में कार्य करना प्रारंभ किया, अगर यही कार्य अप्रैल में स्टार्ट हो गया होता तो 12 महीने में 1 साल पूरे हो जाते, लेकिन यहाँ पे 11 महीने में 1 साल पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि कंपनी जून में कार्य करना प्रारंभ कर रही है तो जून के बाद से जोड़ लीजिए मार्च तक के शेड्यूल, अब उतने ही महीने में आपका 1 साल पूरा, नया सत्र पे क्लोज जाएगा, फिर नया सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम?
चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हो तो, और कमेंट करें और बताएं हमें कैसा लग रहा है क्लास। अब देखिए यहाँ पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम समझ में आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है? सिक्योरिटी कंट्रोल के अंतर्गत हम कंपनी के कुछ प्राइवेसी को हम सेट करते हैं, कुछ पासवर्ड वगैरह को हम सेट करते हैं। पासवर्ड क्या होता है? इसमें दिया डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। डिसअलाउ का मतलब यहां से जब इसको यस करते हैं तो हमारा जो एजुकेशनल मोड ओपन हो रहा है वह डीएक्टिव हो जाएगा। हम इसको नो करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? नो करके रखते हैं। यस कर देंगे तो हमारा वर्क मोड पे चला जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एजुकेशन में। ठीक है, आपका टैली वही रहेगा, बस एजुकेशनल मोड और सिल्वर मोड दो कंपनी आती है, एक एजुकेशनल मोड पे आती है और एक सिल्वर मोड पे आती है। तो सिल्वर मोड जो होता है कंपनी बेसिस पे जो लीगल वर्क किए जाते हैं उसके आधार पे होता है। कंपनी में खरीद फरोख्त जो काम किए जाते हैं वो सिल्वर कंपनी होती है, सिल्वर सॉफ्टवेयर होता है। और वो जो एजुकेशन जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है? एजुकेशनल मोड है। क्या है? एजुकेशनल मोड है। तो हमने जो कंपनी ओपन कर रखा है, कौन सा ओपन कर रखा है? एजुकेशनल मोड हमने ओपन कर रखा है। ठीक है, तो इसको हम नो कर रखेंगे। और यहाँ पे टेलीवेल्ट पासवर्ड, टेलीवेल्ट पासवर्ड का मतलब है हम कंपनी का पासवर्ड टाइप करते हैं। इस कंपनी का पासवर्ड क्या टाइप करते हैं? इफ एनी, जो भी हमें लगता है हम वो पासवर्ड टाइप कर लेंगे। और इस पासवर्ड को हम याद रखेंगे क्या हम पासवर्ड टाइप कर रहे हैं। जैसे हमने ये कर दिया, हरी 1 2 3, हमने ये कर दिया हरी 1 2 3 कैपिटल HARI 1 2 3, हमने ये पासवर्ड दिया। सेम इस पासवर्ड को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। इसी पासवर्ड क्या करेंगे? पूरा रिपीट कर देंगे। इस पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए इस पे फिर से एक बार टाइप कर देंगे, रिपीट कर देंगे। अब यहां पे आ जाएगा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में हम थोड़ा सा कल इसके बारे में और डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल के लिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा, जिसमें आपको मैंने बताया है सिक्योरिटी कंट्रोल में ये हमने दिया। और यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को जब हम यस करेंगे तो इनमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे। और हम कल इस क्लास में ये बताएंगे कि टेलीवेल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंट होता है, इन दोनों का महत्व क्या होता है, इन दोनों का यूज क्या है, कंपनी में कितना प्रोटेक्ट हमको करते हैं, कंपनी में डेटा को कितना प्रोटेक्शन देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से कल ये बताएंगे। और उसके बाद हम बेस करेंसी सिंबल के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, बेहतर तरीके से हर एक पॉइंट को आप लोगों को समझाएंगे। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। यदि जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके उसके बारे में दोबारा से हमसे पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में फिर से डिक्लेयर करेंगे और हर एक पॉइंट को फिर से डिस्क्राइब करके समझाएंगे। तो दोस्तों प्लीज यदि नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही क्लास पे बने रहिएगा। मैं टेली क्लास का आज सेकेंड डे है, आज का दिन शुभ हो, क्लास अच्छा रहा होगा आशा करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।